हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑन सप्लाई चैप्टर। फर्स्ट वीडियो बेसिक ओवरव्यू पर था और उसमें हमने देखा था कि हमें इस चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, अब हम आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्लाई है वो सेक्शन 7 है, उसमें डिफाइन है। उसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई होने के लिए 3 टेस्ट का फुलफिल होना ज़रूरी होता है। यानी ये 3 टेस्ट पास करने होते हैं, जिनको हम ABC टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो ए है इसका मतलब होता है एक्टिविटी, यानी सप्लाई होने के लिए एक एक्टिविटी का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट बी मतलब बिजनेस, यानी वो एक्टिविटी है इन द कोर्स और या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। ठीक है। सी मीन्स कंसिडरेशन, यानी वो एक्टिविटी है फॉर ए कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो अगर हम इनको एक साथ कहें तब बोलेंगे सप्लाई होने के लिए एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो इन द कोर्स ऑफ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में फॉर ए कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अब जो सी टेस्ट है यानी कंसिडरेशन, उसके एक्सेप्शन है वो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें दी हुई है। ठीक है, जिनको हम आरबीआई की एजेंसी है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें जो एक्टिविटी दी हुई है, अगर वो दो टेस्ट यानी वो एक्टिविटी है और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, देन अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो तब भी हम उसको सप्लाई कहकर चलेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है टेस्ट बी टेस्ट, उसके एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो एक एक्टिविटी है एंड वो फॉर ए कंसिडरेशन के लिए है, देन हम उसको सप्लाई कह के चलेंगे। यहाँ पर हम बिजनेस की जो कंडीशन है वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये इनके एक्सेप्शन थी। अब हम जो फर्स्ट टेस्ट है एक एक्टिविटी का होना जरूरी होता है। अब सप्लाई होने के लिए किसे हम एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है, वो हम समझते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी है उसके जो कुछ फॉर्म्स हैं। एक्टिविटी है वो वेरियस फॉर्म्स में हो सकती है। ठीक है, जो हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है उसमें हमें एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है जो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। यानी अगर कोई और फॉर्म हो वो भी एक्टिविटी के रूप में हो सकते हैं जीएसटी पर्पज से। ठीक है, तो हमें जो लिस्ट दी हुई है वो हमें दी हुई है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ठीक है, तो हम जो एवरी पॉइंट है, एवरी जो फॉर्म्स हैं उनको हम समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं सेल। तो सेल और ट्रांसफर को हम एक साथ समझते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर देखते हैं हम पहले। तो ट्रांसफर है उसका मतलब होता है कि कन्वे और रिमूव फ्रॉम वन प्लेस पर्सन टू अनदर, या फिर पास और हैंड ओवर फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कहने का मतलब सिंपल सा मीनिंग, मूवमेंट ऑफ जो भी मतलब कि गुड्स है उसका फ्रॉम वन प्लेस या पर्सन टू अनदर प्लेस या पर्सन को, उसको हम ट्रांसफर कहकर चलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है उसकी 2 ब्रांचेज हैं और वो क्या करती है कि एक ब्रांच से गुड्स को रिमूव कर दूसरे ब्रांच है उसको मूव करती है, तो हम इसे ट्रांसफर कहकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स है उसका वन प्लेस से यानी एक ब्रांच से टू अनदर प्लेस यानी दूसरी ब्रांच को गुड्स का क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर कहेंगे। सेल, सेल है उसमें ट्रांसफर भी इंक्लूड होता है, यानी सेल होने के लिए ट्रांसफर का होना तो जरूरी होता है। तो सेल की जो डेफिनेशन है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से ली हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि सेल मतलब कि वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्रीड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर को फॉर ए प्राइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसने कार का बिजनेस है तो कार सोल्ड करती है। तो यहाँ पर जो कार सोल्ड करना उसके लिए क्या है कि मतलब कि 5 लाख रुपीज़ में मान लो कि कार सोल्ड की है, तो यहाँ पर पूरे प्राइस है, उन्होंने कार है वो सोल्ड की है, तो उसको हम सेल कह के चलेंगे, जिसमें कार है उसका ट्रांसफर तो होगा ही। ठीक है, तो अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप है उसका ट्रांसफ़र हो ही गुड्स का। ठीक है, और सेल है उसमें ओनरशिप है उसका ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बार्टर और एक्सचेंज को हम एक साथ समझते हैं। ठीक है, तो बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी। जैसे कि आपको जैसे कि वीट चाहिए और आपके पास राइस है, तो आपने जो वीट है, आपने जो राइस है, आपके पास राइस है तो आपने राइस के बदले में जो वीट लिया है तो उसको हम बार्टर कहकर चलेंगे, जो बार्टर कहकर चलेंगे। ठीक है, और एक्सचेंज है,
एक्सचेंज भी बार्टर का जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि आपके पास वीट है और आपको राइस चाहिए, तो आपने बदले में क्या किया कि आपने राइस प्लस कुछ अमाउंट और पे किया ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम एक्सचेंज कह के चलेंगे, ठीक है। तो बार्टर है, बार्टर उसमें प्योर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज है, उसका एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ मनी भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो उसको हम एक्सचेंज कह के चलेंगे। लाइसेंस, लाइसेंस मीन्स परमिशन ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन ए बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बिजनेस शुरू करना है जैसे अल्कोहल का, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट उसे परमिशन लेनी होती है। तो गवर्नमेंट जो परमिशन ग्रांट करती है कुछ कंसिडरेशन के बदले, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो परमिशन ग्रांट किया उसको हम लाइसेंस कहकर चलेंगे। और ये लाइसेंस है वो भी जीएसटी में एक्टिविटी कही जाएगी, ठीक है। रेंटल, रेंटल मतलब रेंटल इज एन अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी बैंक से हम जो लेते हैं, ठीक है, उसको हम रेंटल की कैटेगरी में रखेंगे। लीज, लीज मीन्स यूज इन ऑर्डर टू यूज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल और ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए एक बिल्डिंग है वो लीज पर चाहिए, तो बिल्डिंग है वो चाहिए। तो आपने जो बिल्डिंग है वो यूज़ करने के लिए कुछ अमाउंट जो आपको पे करनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका और जो मतलब कि जो लेसर है उसके साथ जो हुआ है, तो इसे हम लीज है वो क्या कर चलेंगे, ठीक है। डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन और एनी अदर डिपोजिशन ऑफ थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि बैंक से लोन लिया आपने, ठीक है, और बदले में जो बिल्डिंग है वो प्लेज के रूप में रखी, तो इसको हम डिस्पोजल कह के चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स थी जो हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई फॉर्म्स हो वो भी इसमें आ सकती है, लेकिन अभी तक तो यही फॉर्म्स दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट यानी एक्टिविटी का होना जरूरी होता है, तो इन एक्टिविटी के जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो एक्टिविटी है फॉर ए कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। वो एक्टिविटी कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है उसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं हम। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है यानी पेमेंट है इन कैश और काइंड, ठीक है। यानी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। तो यानी या तो पेमेंट है वो कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है, या फिर कोई एक्ट है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल है एक हॉस्पिटल है, उन्होंने क्या किया कि एक एम्बुलेंस है वो उसका ऑर्डर दिया, ठीक है। एम्बुलेंस है उसका ऑर्डर दिया कि एम्बुलेंस चाहिए उनको। अब जो एम्बुलेंस जिस कंपनी से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था एम्बुलेंस देने का, एम्बुलेंस है वो बाई करने का जिस कंपनी से, तो उस एम्बुलेंस के बदले में उन्होंने क्या किया कि जो अमाउंट है वो उन्होंने केस में दी। तो यह कंसिडर किस फॉर्म में, केस के फॉर्म में। या फिर उन्होंने केस के बजाय उन्होंने अदर देन केस जो भी फॉर्म्स हैं उनके रूप में दी, तो वो काइंड हो गया। या फिर हॉस्पिटल है, उन्होंने उस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की उस एम्बुलेंस के बदले, तो यहाँ पर जो फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड किया उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम कंसिडरेशन कह के चलिए, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकता है, कंसिडरेशन इन फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और जो कंसिडरेशन है ये जो तीनों फॉर्म से कौन पे कर सकता है, या तो रिसिपिएंट पे कर सकता है या कोई एनी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी है वो भी है ना, अगर पे करती है तो उसको भी हम कंसिडरेशन कहकर चलेंगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं रेसिपिएंट ही पे करेगा, कोई थर्ड पार्टी है वो भी कंसिडरेशन पे कर सकती है, ठीक है। लेकिन सब्सिडी है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको हम कंसिडरेशन नहीं रख के चलेंगे, ठीक है, उसको हम कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो डिपॉजिट है उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा गया है, लेकिन डिपॉजिट है उसको कंसिडरेशन कहेंगे केवल तभी जब उस सप्लाई से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको क्या है कि एक बिल्डिंग है वो लीज पर चाहिए। अब बिल्डिंग लीज पर चाहिए तो उसके लिए कुछ इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करानी होती है, ठीक है। तो जो इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कराई गई है वो उस बिल्डिंग का जो लीज पेमेंट है उसके उसके फॉर्म में हम उसको कंसिडरेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। जो लीज पेमेंट जा रहे हैं बिल्डिंग को वो तो कंसिडरेशन है उस बिल्डिंग का, लेकिन जो डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट जो डिपॉजिट कराई गई है वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे कि आपने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए और उस इंस्टॉलमेंट्स को जो इनिशियल अमाउंट जो डिपॉजिट किया उससे सेट ऑफ किया गया, तो यहाँ पर जो अब डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो है उस सप्लाई से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब कंसिडरेशन है उसके ऊपर स्टडी मेट में तो सर्कुलर दिए हुए हैं, हम उनको समझते हैं। तो सर्कुलर जो फर्स्ट सर्कुलर है, एक फर्स्ट सर्कुलर जो है वो डोनेशन के ऊपर है कि डोनेशन है उसको हम
जनरल मीनिंग में उसको कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जो रिसीव करता है, ठीक है, अगर हमें अगर यही दिया हुआ हो कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसने डोनेशन रिसीव किया, क्या उसको कंसिडरेशन कहेंगे? नहीं, उसको कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। तब जब कंसिडरेशन ही नहीं हो तब जो डोनेशन रिसीव करना है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई होने के लिए जो कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, यानी सी टेस्ट का पास होना जरूरी होता है, तो सी टेस्ट ही पास नहीं हुआ तब इसको सप्लाई नहीं कहेंगे, और सप्लाई नहीं कहेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इस डोनेशन को कंसिडरेशन कब कहेंगे? अगर वो डोनेशन है क्विट प्रो क्वो, यानी समथिंग फॉर समथिंग फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, उसको जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको डोनेशन रिसीव हुआ और उस डोनेशन का बदले में उसको मतलब कि कुछ एडवर्टाइज करने थे, कुछ बैनर लगाने थे, तो अगर क्विट प्रो क्यों रिलेशन है तब हम उसको कंसिडर करके चलेंगे उस डोनेशन को, तब वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है कि आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट ए सप्लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मतलब कि आपके पास एक पेंटिंग है और आपने उस पेंटिंग है उसको सेल करने के लिए एग्जीबिशन है वहाँ पर रखा है, ठीक है, कि वहाँ से मतलब कि जो भी बायर आए और वहाँ से उनको पसंद आने पे वहाँ से खरीद ले, ठीक है। तो यानी जब तक आप बायर ही अगर मान लें बायर जब तक सेलेक्ट नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तब तक मतलब कि वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो पेंटिंग है उसको एग्जीबिशन में रखना कोई मतलब कि वहाँ पर कोई कंसिडरेशन तो आपको उसमें मिल नहीं रहा, क्योंकि बायर है वही जो मतलब कि उसके लिए कुछ अमाउंट पे करेगा, तो मतलब एग्जीबिशन है वहाँ पर आपको रखने पर आपको कुछ भी अमाउंट है वो नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पर इसको कंसिडरेशन है नहीं कहेंगे। तो जब कंसिडरेशन नहीं हो तब सप्लाई भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है बीआरई इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस का क्या मीनिंग है वो हम समझते हैं, ठीक है। बिजनेस बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा एवरी देर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है, यानी कोई भी ट्रेड या कॉमर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, कि मतलब बाई करना और सेल करना, ठीक है, तो ये ट्रेड या कॉमर्स है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या फिर प्रोफेशन यानी कोई भी मतलब कंसल्टेंसी वगैरह सर्विस प्रोवाइड करना, जो भी कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, तो यह मतलब कि प्रोफेशन, ठीक है। तो इवन इफ देर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, यानी इनमें कोई भी अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी हो, ये फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तब भी हम उसको जीएसटी पर्पज से बिजनेस कहकर चलेंगे, ठीक है। इंक्लूड एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल या एंसिलरी टू इट, यानी ये तो कोर बिजनेस हो गए, और इसके साथ ही इनकी जो भी इंसिडेंटल या एंसिलरी है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक कार मैन्युफैक्चरिंग करना बिजनेस है, लेकिन जैसे कुछ कार है अगर डिफॉल्टिव निकल जाती है तब उसके आप रिपेयरिंग भी करते हो, तो मतलब कि रिपेयर करना आपका मतलब कि कोर बिजनेस नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंटल या एंसिलरी है, तो इसको भी हम बिजनेस कहकर चलेंगे, ठीक है। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि हम जैसे कि मतलब कि कुछ टाइम आपका जैसे मतलब कि कोई वॉल्यूम ही नहीं है, आपने जैसे कि कुछ जैसे कि मतलब कि जैसे कोरोना टाइम है उसमें आपने कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, ठीक है, तो आपके कोई वॉल्यूम ही नहीं था जैसे 3-4 महीनों के लिए, ठीक है, या फिर मतलब कि आपकी कोई फ्रीक्वेंसी मतलब कोई कंटिन्यूटी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सीजनल बिजनेस है, 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद रहता है, तो यानी हम पूरे साल के लिए, हम पूरे ईयर के लिए हम उसको क्या कहकर चलेंगे, उसको बिजनेस कहकर चलेंगे, हम वॉल्यूम कंटिन्यूटी इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मतलब कि जो भी बिजनेस है उसके कमेंसमेंट या क्लोजर है, उसके कनेक्शन में जो भी कैपिटल गुड्स या सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई या एक्विजिशन है, उनको ही बिजनेस कह के चलेंगे। जैसे कि एक आर्किटेक्ट है वो क्या करता है कि मतलब कोई बिजनेस है वो शुरू करना है, ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड अगर मतलब कि सॉरी आर्किटेक्ट छोड़ो, जैसे मतलब कि जैसे एक सीए है, अगर वो बिजनेस है कमेंसमेंट से रिलेटेड अगर कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहकर चलेंगे, उसको हम जो सीए जो सर्विस दे रहा है उसको भी हम बिजनेस कहकर चलेंगे। या फिर मतलब कि कोई प्लांट जैसे मतलब कि बिजनेस है उसके लिए बिल्डिंग बनानी है, बिजनेस कमेंसमेंट करने के लिए तो बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई कैपिटल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी हम बिजनेस कहकर चलेंगे, ठीक है, चाहे वो वन टाइम, चाहे उसके लिए वन टाइम सर्विस ही क्यों ना रहो उसके उस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंस्टिट्यूंसी, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है,
वो क्या है कि अपने जो मेंबर हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कलेक्ट करता है और फिर उसको डिपॉजिट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको डिपॉजिट कराना, उसको कलेक्ट करना और डिपॉजिट कराने के लिए कुछ है ना कमीशन भी चार्ज करता है अपने मेंबर से। तो यानी इसकी जो सर्विस, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबर को, इसको भी हम कहेंगे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो क्या है, उसका एक बिजनेस कहेंगे, ठीक है, जीएसटी पर्पज से। नेक्स्ट है एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रेमाइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप में जैसे कोई पार्क है या फिर मतलब म्यूजियम है, ठीक है, उनमें जैसे मतलब कि एंट्री फीस लगती है, ठीक है, तो उनके लिए जो भी पे करते हैं, तो मतलब कि इनको जो म्यूजियम है, पार्क है, जो भी सिनेमा हॉल है ये, ठीक है, तो इनको भी हम बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और सर्विस एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी का डायरेक्टर वगैरह है, जो कंपनी के जो डायरेक्टर के साथ साथ जैसे कुछ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी हम बिजनेस कहकर चलेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, जो रेस क्लब है उसकी एक्टिविटीज़ को भी बिजनेस में रखा गया है, ठीक है। एनी एक्टिव और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी है उनको भी हम बिजनेस कहेंगे। यानी गवर्नमेंट है वो भी अगर मतलब कि जैसे कि मेट्रो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, तो मतलब कि गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट है उनकी एक्टिविटी भी जीएसटी में बिजनेस कही जाएगी। और जब बिजनेस कही जाएगी तो मतलब कि बी टेस्ट है उनका पास माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ऋषभ है, उन्होंने एक कार बाई करता है पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए बाई करता है मतलब पर्सनल यूज के लिए बाई करता है मतलब कि उसका कोई बिजनेस नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में ऐसा कुछ था ही नहीं पर्सनल यूज जो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और आफ्टर ईयर सेल करता है एक कार डीलर को, तो ऋषभ है जो कार है वो बिजनेस नहीं है और फिर कार डीलर को सेल करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो बी टेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो बी टेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। जब बी टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तब ऋषभ द्वारा जो कार डीलर को जो क्या बोलते हैं उसको सेल की है जो कार, तो मतलब कि ये सप्लाई नहीं है और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब कार डीलर है वो आगे जब कार को फर्दर सेल करता है तब उसके लिए बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए कार डीलर का तो बिजनेस है। तो कार डीलर क्योंकि ट्रेड है उसके लिए, ट्रेड या कॉमर्स बोल सकते हैं उसको हम, तो उसका ट्रेड या कॉमर्स है तो तब हम इसको बिजनेस कह के चलेंगे। और जब बिजनेस है तब सप्लाई है और सप्लाई है तो जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। अब इसमें इन द कोर्स ऑफ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब कि बिजनेस है उसमें जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हो, जैसे मतलब एक कंपनी है उसका जैसे कि कपड़े मैन्युफैक्चर करना और उसको आगे फर्दर सेल करना बिजनेस, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या होता है, स्क्रैप भी जनरेट होता है। तो जैसे मतलब स्क्रैप है वो मतलब कि इसका बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस कपड़े मैन्युफैक्चर करना उसको सेल करना है। लेकिन स्क्रैप है वो क्या है कि इसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यानी उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कि मतलब कि ठीक है वो बिजनेस में एक हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो बिजनेस में एक हेल्प कर रहा है कि मतलब स्क्रैप सेल करके भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारे हमारे यहाँ पर 3 टेस्ट है वो हम कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे इनकी जो एक्सेप्शन है, जो बी टेस्ट एंड सी टेस्ट के जो एक्सेप्शन है वो समझते हैं।